नमस्कार। आज हम उत्तर भारत के इतिहास में एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी को समझेंगे। एक तरफ था शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य जो अपनी जबरदस्त सेंट्रलाइज्ड पावर के लिए जाना जाता था, और दूसरी तरफ उसी साम्राज्य के खंडहरों पर एक बिल्कुल नई व्यवस्था उभर रही थी, हर्षवर्धन की दुनिया। तो चलिए इन दो जमानों के टकराव और बदलाव को करीब से देखते हैं और जानते हैं कि कैसे शासन करने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे गुप्त साम्राज्य के पतन से, जहां हम देखेंगे कि एक इतनी बड़ी ताकत आखिर बिखरी कैसे। फिर कहानी में एंट्री होगी एक नौजवान राजा हर्ष की, और हम जानेंगे कि उसने शासन की एक नई व्यवस्था कैसे बनाई। इसके बाद हम उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को समझेंगे, और आखिर में इन दोनों युगों के बीच जो सबसे बड़े फर्क हैं उन्हें एक साथ रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी नई कहानी को समझने के लिए उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी होता है। बस कल्पना कीजिए कि शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य ढह चुका है और पूरे उत्तर भारत में एक बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम यानी सत्ता का एक खालीपन बन गया है। ये एक खाली स्टेज जैसा था जिस पर अब एक नया ड्रामा शुरू होने वाला था। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि एकता पूरी तरह से बिखर गई। एक विशाल साम्राज्य अनगिनत छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। ये वो दौर था जब हर तरफ उथल-पुथल और अस्थिरता थी। लेकिन जानते हैं, इसी उथल-पुथल ने एक नई यूनिफाइंग फोर्स के आने का रास्ता भी तैयार कर दिया। इस टाइमलाइन से हमें पूरी कहानी साफ दिखती है। देखिए, गुप्त साम्राज्य के सुनहरे दिनों से लेकर हूणों के उन विनाशकारी हमलों तक जिन्होंने साम्राज्य की नींव ही हिला दी। और जब गुप्त कमजोर हुए तो पुष्यभूति जैसे स्थानीय शासकों को ऊपर उठने का मौका मिला। और फिर साल 606 ईस्वी में इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है हर्षवर्धन की। उन्हें विरासत में एक ऐसा साम्राज्य मिला जो टुकड़ों में बटा हुआ था, और अब उनका काम था इन टुकड़ों को फिर से जोड़कर एक मजबूत साम्राज्य बनाना। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, जब हर्ष ने ये भारी भरकम जिम्मेदारी संभाली तो उनकी उम्र जानते हैं कितनी थी? महज 16 साल। जरा सोचिए, एक टीनेजर के कंधों पर एक बिखरे हुए साम्राज्य को फिर से एक करने का कितना बड़ा बोझ रहा होगा। लेकिन हर्ष ने अपनी उम्र को कभी आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल्स को फौरन साबित किया और एक के बाद एक जीत हासिल की। उन्होंने न सिर्फ शशांक जैसे अपने दुश्मनों को हराया, बल्कि कन्नौज को अपनी नई कैपिटल बना के पावर का एक नया सेंटर खड़ा कर दिया। देखते ही देखते उनका कंट्रोल लगभग पूरे उत्तर भारत पर हो गया। हाँ, उनकी भी एक सीमा थी। दक्षिण में ताकतवर चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उनका विजय रथ रोक दिया था। तो हर्ष ने उत्तर भारत को जीत तो लिया था, लेकिन अब असली सवाल ये था कि इस पर शासन कैसे किया जाएगा। क्या वो गुप्तों के पुराने सेंट्रलाइज्ड मॉडल को ही अपनाएंगे या फिर कोई नया रास्ता निकालेंगे? और यहीं पर हमें दोनों युगों के बीच का सबसे बड़ा फर्क देखने को मिलता है। यहाँ दोनों मॉडल्स का निचोड़ है। एक तरफ है गुप्तों का सिस्टम, सारी ताकत सेंटर में यानी राजा के हाथ में। लेकिन दूसरी तरफ है हर्ष की दुनिया, जो बिल्कुल अलग थी। ये एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क था जो सामंतों यानी लोकल शासकों की वफादारी पर टिका हुआ था। तो ये सामंती व्यवस्था, जिसे हम फ्यूडल सिस्टम भी कहते हैं, असल में है क्या? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक डील थी। राजा अपने वफादार सामंतों को जमीन का कंट्रोल देता था, और बदले में वे सामंत जरूरत पड़ने पर राजा को मिलिट्री सपोर्ट और अपनी लॉयल्टी देते थे। ये उस वक्त की राजनीतिक सच्चाई के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था, और इसने शासन के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल दिया। मशहूर चीनी यात्री हुएन त्सांग के रिकॉर्ड से हमें हर्ष की प्राथमिकताओं का अंदाजा लगता है। राज्य की जो भी आमदनी थी वो 4 बराबर हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्सा राजा के खर्च के लिए, एक विद्वानों के लिए, एक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए, और एक हिस्सा धार्मिक कामों के लिए। ये दिखाता है कि उनका नजरिया कितना संतुलित था। शासन में आया ये बदलाव सिर्फ राजनीति तक ही नहीं रुका, इसका गहरा असर धर्म और कला पर भी पड़ा, और इसने एक नए कल्चरल रेनेसा यानी एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण को जन्म दिया। हर्ष की अपनी धार्मिक यात्रा भी उनके शासन की तरह ही विकसित हुई। शुरुआत में वो भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन वक्त के साथ वो बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े संरक्षक बन गए। और ये सिर्फ टॉलरेंस या सहनशीलता नहीं थी, ये कई धर्मों को एक्टिवली बढ़ावा देने और उनका सम्मान करने की पॉलिसी थी। कन्नौज की वो भव्य सभा उनकी इस मल्टी फेथ पॉलिसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचिए, एक बहुत बड़ा पब्लिक इवेंट हो रहा है जहां हिंदू, बौद्ध और जैन सभी धर्मों को एक समान सम्मान दिया जा रहा है।
ये उनके विजन को साफ साफ दिखाता है। और ये बातें सिर्फ कहानियां नहीं हैं। हमारे पास ह्वेन त्सांग जैसा एक चश्मदीद गवाह भी है। उनके शब्दों में हम हर्ष के कैरेक्टर की एक सीधी झलक देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि हर्ष सिर्फ एक ताकतवर राजा ही नहीं, बल्कि एक उदार और मिलनसार इंसान भी थे। हर्ष का दरबार कोई मामूली जगह नहीं थी, वो तो कला और ज्ञान का एक बड़ा सेंटर था। कमाल की बात तो यह है कि हर्ष खुद एक बहुत अच्छे नाटककार थे। उनके दरबार में बाणभट्ट जैसे महान कवि और भर्तृहरि जैसे दार्शनिक भी थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी खूब सपोर्ट किया, जो उस वक्त दुनिया भर के स्कॉलर्स के लिए नॉलेज का एक लाइट हाउस बन गई थी। चलिए, अब सब कुछ एक साथ समेटते हैं। अगर इस पूरी चर्चा से आपको कुछ खास बातें याद रखनी हैं, तो वो अब आने वाली हैं। इसे फाइनल एग्जाम रिव्यू समझ लीजिए। तो दोनों में असल फर्क क्या था? प्रशासन में गुप्तों की सेंट्रलाइज्ड ताकत थी, तो हर्ष की डिसेंट्रलाइज्ड सामंती व्यवस्था। धर्म के मामले में गुप्तों की सामान्य सहनशीलता के मुकाबले हर्ष का एक्टिव संरक्षण था, खासकर बौद्ध धर्म के लिए। और आखिर में कला और संस्कृति में हर्ष का दरबार इसलिए भी खास था क्योंकि राजा खुद एक महान लेखक थे। यह है आपका अल्टीमेट स्टडी गाइड। और हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या हर्ष का ये फ्यूडल मॉडल उस दौर की ज़रूरतों के हिसाब से एक शानदार इनोवेशन था, या फिर ये अनजाने में उठाया गया वो पहला कदम था जिसने भारत को उस बिखराव की तरफ धकेल दिया जो मध्ययुगीन काल की पहचान बना? देखिए, इतिहास में अक्सर सीधे सीधे जवाब नहीं मिलते। सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है ना?